वेलकम टू गेट एक्सलेंस। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर पूछे गए थे। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो आज हम कंसिडर कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे उनके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था वो इस टाइप से था। कंसिडर PS equals to S cube plus A2S square plus A1S plus A0 with all real coefficients, it is known that its derivative has no real roots। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि एक कंडीशन दे रखा है कि its derivative P dash S has no real roots, then the number of real roots of PS is 0, 1, 2 और 3। ये हमें कंडीशन दे रखा है। कंडीशन क्या दे रखा है कि P डैश एस हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालने के बाद इसको ज़ीरो से इक्वेट करें तो ये ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि P डैश एस इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि हम अगर इसको इक्वेट करते हैं तो ये हमारा ज़ीरो से कभी भी इक्वेट नहीं होगा। तो अब जो इसका रूट निकालते हैं हमारे पास, तो रूट आइदर जो अब इसका रूट होगा वो रूट आइदर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास ज़ीरो कभी भी ये कंडीशन इसके रूट्स के आएंगे नहीं। तो ये आइदर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में से हमारे पास एक ही हो सकता है आंसर। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आइदर रूट्स होंगे पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ज़ीरो हो नहीं सकते। और पॉजिटिव से नेगेटिव कभी भी अगर हम क्रॉस करते हैं तो ज़ीरो ज़रूर ही इंक्लूड होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर क्रॉस करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास ज़ीरो हमेशा कंपल्सरी है कि आएगा ही आएगा। अदरवाइज़ या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये दे रखा है कि ज़ीरो तो आएगा नहीं तो आइदर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे दिया हुआ है लेट एम मैट्रिक्स से रिलेटेड है बट डिपेंडिंग अपॉन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स पे है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एम बी रियल 4x4 मैट्रिक्स। ये 4x4 मैट्रिक्स है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एम S1 स्टेटमेंट दे रखा है। एम हैज़ 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। S2 दे रखा है। एम हैज़ 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। थर्ड दे रखा है एम इज नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल। अब पूछा है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है? क्या S1 इम्प्लाइज S2 है, या S1 इम्प्लाइज S3 है, या S2 इम्प्लाइज S1 है, या S3 इम्प्लाइज S2 है। तो हमें प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की। ये क्या कहता है प्रॉपर्टी कि इफ मैट्रिक्स M having n distinct eigenvector, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू लेते हैं। इफ M has n distinct आइगन वैल्यूज then मैट्रिक्स M has n distinct आइगन वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि इफ M हैज़ n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देन इट हैज़ n डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है S2 और S1 के बीच में कि M हैज़ 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो अगर मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो इस हिसाब से 4 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 4 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो इस कंडीशन में हम इन दोनों को अगर चेक करें तो हमारा जो S2 स्टेटमेंट है S1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए S2 इम्प्लाइज S1, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी M इज़ नॉन सिंगुलर, ये हमारे पास ऑप्शन आएगा नहीं। S3 के अंदर देखिए S3 इम्प्लाइज S2, सिंगुलर है क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। S1 इम्प्लाइज S3, क्या S1 इम्प्लाइज S3 है? ये भी नहीं आएगा। फिर S1 इम्प्लाइज S2, S1 इम्प्लाइज S2, ये जस्ट इसका इन्वर्स है यानी उल्टा है।
तो उल्टा वाला कंडीशन कभी भी करेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ होंगे, तभी हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स होंगे। इसका उल्टा कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारे पास अगर n आइगन वेक्टर्स हों, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हों। तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है, तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर अपन एक्स वाई वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ये दे रखा है ए और बी हमारे पास कांस्टेंट है। देन इफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल है, ये गिवन है हमारे पास, एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू 2, देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज। अब रिलेशन निकालना है हमें ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करते ही एट पॉइंट 1 एंड 2 तो हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। उस वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसको मैं मांगता हूँ डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने डिफरेंशिएशन किया एक्स, तो सबसे पहले हम एफ एक्स कॉमा वाई को अलग अलग लिख देते हैं। तो एफ एक्स कॉमा वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन वाई प्लस, इसको अलग अलग कर देते हैं तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज ए एक्स अपॉन वाई, और इसको अगर अलग करते हैं तो बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू बी वाई अपॉन एक्स। ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है वो देख लेते हैं। ये देखिए एक्स अपॉन वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा ए अपॉन वाई, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वाई और ए अपॉन वाई इज कांस्टेंट। इस केस में अगर हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखिए बी वाई अपॉन एक्स है, तो बी वाई एज इट इज़ हमारे लिए कांस्टेंट है, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसी को अगर मैं वापस लिखूँ तो ये आ जाएगा ए अपॉन वाई प्लस, प्लस की जगह यहाँ पे हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस बी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स आया है। अब हम लेते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए ये हमारे पास डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स हमारे पास कांस्टेंट है, और इसका लेते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बी अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो बी अपॉन एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स। ये हमारे पास डेल एफ डेल एक्स आ गया और डेल एफ अपॉन डेल वाई आ गया। तो ये हमारे पास दोनों को इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए हम इक्वल कर देते हैं दोनों को। तो दोनों को जब इक्वल करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे देखिए ए अपॉन वाई माइनस बी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके इक्वल है माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स। अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये गिवन है हमारे पास। तो सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे देखिए एक्स की जगह 1 रख देते हैं और वाई की जगह 2, तो ये आ रहा है ए अपॉन 2 माइनस बी की जगह बी आएगा, वाई की जगह 2, तो ये हो गया हमारे पास बी इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मीन्स 1। और यहाँ राइट हैंड साइड लेते हैं तो ए एक्स आ रहा है, तो ए आ गया अपॉन वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4 स्क्वायर 4 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास बी एज इट इज़ और एक्स की वैल्यू है 1। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो इक्वेट करेंगे तो इस टाइप से आएगा ए माइनस 4 टाइम्स बी अपॉन 2 इक्वल्स टू ए प्लस 4b अपॉन 4। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और इससे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a माइनस 8b इक्वल्स टू a प्लस 4b। अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो
ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पे 2a आएगा, 2a आ गया और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव था, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये हमारा माइनस है। तो अब देखिए ये हमारा माइनस है, तो इधर आएगा तो ये 2a प्लस a ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 4 और इधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 12 b, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ b। तो ये हमारा इसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज ए इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ बी। तो हमारे पास ऑप्शन में आ रहा है ए इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ बी, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जस्ट इसका डिफरेंशिएशन करना था और जो गिवन एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में हमें इक्वेट करना था और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें ए और बी में रिलेशन निकालना था। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू के 2k k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर and vector x equals to x1 upon x1 and x2, the number of distinct values of k for which equation x equals to 0 has infinitely many solution। इसमें से हमें निकालना है कि कौन सी वैल्यू ऑफ k के लिए हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये कंडीशन आएगी कि जब हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, उस केस में जो डिटर्मिनेंट होगा इसका वो हमारे पास 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो इसके लिए अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो k की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू डिफाइन करेगी कि यहाँ पे क्या वैल्यू यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है या क्या वैल्यू यहाँ पे फिलअप करना है। तो देखिए इसका अगर डिटरमिनेंट निकालता हूँ मैट्रिक्स का, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं k इंटू के क्यूब, k इंटू के स्क्वायर इज के क्यूब माइनस टाइम्स ऑफ 2k इंटू के स्क्वायर माइनस के। तो ये आ गया हमारे पास के क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ के क्यूब प्लस 2k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये आ रहा है माइनस के क्यूब प्लस 2k स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर हम के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, माइनस के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस के स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो ये आता है के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी आइदर 0 और 2, क्योंकि हम दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से के की वैल्यू हम ले लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए फॉर के फॉर विच इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी आ जाएंगी 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रैंडम वेरिएबल x1, let x1 x2 x3 and x4 be independent normal random variable with zero mean and unit variance। तो हमारे पास मीन की वैल्यू दे रखी है 0 है और वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है 1। द प्रोबेबिलिटी दैट x4 इज स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द 4। प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन चारों में से कि सबसे छोटी कौन सी होगी। तो उसके लिए हमारे पास आप कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या दे रखा है, ये चारों जो है x1 x2 x3 एंड x4 आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नॉर्मल एंड रैंडम वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपस में इन चारों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो कोई रिलेशन नहीं है, तो अगर मैं एक की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, वो हैं 4। तो अगर x4 की निकालें जो कि स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द 4 है, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 में से एक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। तो ये आ जाएगा 0.25। तो ये डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्वेश्चन पे बेस था। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए फिलअप था तो फिलअप कर देते हैं उसको, तो वैल्यू आ जाएगी 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f(x) इक्वल्स टू 0 to x e raised to the power t square by 2 dt around x equals to 0
at function fx equals to a0 plus a1x plus a2x square, the coefficient of a2 correct to 2 decimal places is equal to, हमें यहाँ पे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ a2। तो a2 निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम टेलर सीरीज़ क्या होता है उसका एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो टेलर सीरीज़ का अगर हम एक्सपेंशन लें तो ये आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू f0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस ये चलता रहता है। तो इस तरीके से अगर हम कंपैरिजन करें इस फंक्शन का इस टेलर सीरीज एक्सपेंशन के फंक्शन से, तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ a2 क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए इसका कंपैरिजन और इसका कंपैरिजन करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ हमारे पास a2 आ रहा है, वो आ रहा है f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो अगर हम ये कोएफिशिएंट निकाल पाएँ तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा या वैल्यू यहाँ पे हम निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास fx जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर 0 टू एक्स ई स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी टी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद जो कोएफिशिएंट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम fx ले लेते हैं। तो fx जो गिवन है वो हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो एफ डैश एक्स आएगा हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन ओवर 0 टू एक्स ई स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी। अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं यहाँ पे देखिए लिमिट 0 टू एक्स दे रखा है और हमारा ये ई पावर माइनस टी स्क्वायर बाई टी इंटू डी टी है। तो यानी ये टाइम डोमेन में है और ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है एक्स। तो हम इसको फॉर्मूले से चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ डी बाई डी टी ऑफ एनी इंटीग्रेंट विथ अ कांस्टेंट ए टू अ लिमिट एक्स और हमारे पास फंक्शन एफ टी डी टी हो, तो ये क्या हो जाता है चेंजेस टू एफ एक्स डी एक्स। और अगर हम ए को कांस्टेंट मानते हैं तो ये हमारे पास चेंज होके आता है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेंट विथ लिमिट्स ए टू एक्स एफ टी डी टी इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कहाँ चेंज हो गया, अपर लिमिट पे। तो यहाँ भी क्या है हमारे पास अपर लिमिट एक्स है, कांस्टेंट हमारे पास 0 है, तो ये क्या चेंज हो जाएगा हमारे पास ई रेज़ पावर टी की जगह आ जाएगा एक्स, तो टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। और इसी का अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करें तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें dx लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इसका इंटीग्रेंट का कांस्टेंट टर्म है वो हम अज्यूम करके चलते हैं कि इसको हम लेके नहीं चलें क्योंकि इसका वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है ई रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज़ 2 इंटू एक्स, 2 अपॉन 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स। तो ये आ रहा है हमारे पास फाइनल एफ डबल डैश एक्स। अब हम निकालते हैं एफ डैश 0 की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं एफ डैश 0 की वैल्यू। तो एफ डबल डैश 0 हमारे पास हो जाएगा, यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे तो ई रेज़ पावर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 इंटू 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एफ डबल डैश क्या आ गया हमारे पास 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ ए2 क्या हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास एफ डबल डैश की वैल्यू आ गई 0, तो ए2 का कोएफिशिएंट होने वाला है 0/2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ ए2 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएगा 0.00। तो ये हमारे पास इसका आंसर 0 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड
and z cube minus xy plus yz plus y cube equals to 1, assume that x and y are independent variables. x and y क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट है. एट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 2, -1, 1, यानी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे. देन द वैल्यू करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ डेल आर अपॉन डेल एक्स इज. ये हमारे पास आर दे रखा है, डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालना है, बट कंडीशन ध्यान में ये रखना है कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं तो अगर मैं उसका डिफ्रेंशिएशन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूं तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है ज़ीरो. क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो एक दूसरे के लिए हमेशा वो कांस्टेंट की तरह काम करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं डेल आर अपॉन डेल एक्स लेता हूँ, क्योंकि हमें निकालना है डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस ये आ जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स. तो सिंस ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो ये हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो. क्यों? क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, एंड डेल एक्स अपॉन डेल वाई या डेल वाई अपॉन डेल एक्स दोनों ही ज़ीरो होंगे क्योंकि ये आपस में इंडिपेंडेंट है. तो इंडिपेंडेंट के लिए हमारे पास डेल वाई अपॉन डेल एक्स आया तो ये हो गया हमारे पास ज़ीरो. नेक्स्ट आ रहा है डेल जेड अपॉन डेल्टा एक्स. तो ये हमारे पास आया फाइनली 2x माइनस, ये हमारे पास आ रहा है डेल आर अपॉन डेल एक्स. तो हमें ये फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू. तो उसके लिए हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? ये हमारे पास दे रखा है जेड क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 1. तो अब यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स. तो अगर इस इक्वेशन को, कौन से इक्वेशन को? ये जो गिवन है जेड क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 1. अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा 3 जेड स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस वाई आएगा क्योंकि डेल एक्स अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स हमारे पास 1 आता है तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इज़ 1. उसके बाद आएगा प्लस ये y और z कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट हो जाएगा डेल z अपॉन या डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस y कांस्टेंट है क्योंकि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और x एंड y इंडिपेंडेंट है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो ही होता है. तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आया? 3 जेड स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी जेड अपॉन डी डेल एक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं माइनस वाई. ये आ गया इक्वल्स टू ज़ीरो. अब देख लेते हैं आगे, यहाँ से डी जेड अपॉन डेल एक्स को कॉमन लेते हैं, तो आ जाएगा 3 जेड स्क्वायर प्लस वाई, और इसको इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा वाई. तो हमारे पास डी जेड अपॉन डी एक्स आया है, वाई अपॉन ये आ जाएगा 3 जेड स्क्वायर प्लस वाई. अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तो एक्स और वाई की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स की जगह 2 और वाई की जगह -1 और जेड की जगह 1 रखना है. तो यहाँ पे देखिए वाई की जगह रख देते हैं -1 अपॉन 3 इंटू जेड की जगह 1, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर इज़ 3, और वाई की जगह हमारे पास आ रहा है -1, तो इसकी जगह रख दिया हमने -1, तो आ रहा है -1 अपॉन 2. तो
डी जेड अपॉन डी एक्स आया हमारे पास -1/2 और यहाँ पे हमें निकालना है डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो इसके लिए देखिए यहाँ 2x रख देते हैं, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2 इंटू 2 हो गया, माइनस इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, ये क्या आ रहा है माइनस ऑफ 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2, तो ये क्या हो गया 4, 2 इंटू 2 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 9/2 या इक्वल्स इसको लिख सकते हैं हम 4/4.5। तो हमारे पास पूछा है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमारे पास आज आंसर आ जाएगा 4.50, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल टी इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ dy बाई dt माइनस 5y बाई 4। द इनिशियल कंडीशंस आर y0 इक्वल्स टू 1 एंड dy बाई dt at t equals to 0 is 0. The position accurate to 2 decimal places of the particle at t equals to pi is, यानी हमें पोजीशन निकालनी है at t equals to pi। तो उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन दे रखा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और दो कंडीशन दे रखे हैं कि हमारे पास y0 इक्वल्स टू 1 है एंड y डैश यानी dy बाई dt हमारे पास दे रखा है एट इनिशियल कंडीशन 0 इज 0। तो ये दो कंडीशन दे रखा है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसको हम लिख लेते हैं d2y बाई डी टी स्क्वायर, इसको एक ही साइड लिख देते हैं तो इसको इधर लेके आते हैं, तो प्लस dy बाई डी टी प्लस 5y बाई 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लैप्लासियन कन्वर्जन का यूज़ लेंगे। तो लैप्लासियन कन्वर्जन के लिए हम डायरेक्टली इसमें लिख देते हैं एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस इंटू वाई ऑफ 0 प्लस ये आया हमारे पास इसका d2y अपॉन डी टी स्क्वायर का। उसके बाद हम लेते हैं dy बाई डी एस का। तो dy बाई डी एस के लिए हमारे पास आ रहा है s इंटू वाई एस माइनस y0 और प्लस 5 इंटू वाई एस अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास लैप्लासियन कन्वर्जन है। इस लैप्लासियन कन्वर्जन के अंदर अब हम वैल्यूज़ रख देते हैं। y0 हमारे पास क्या दे रखा है 1 और यहाँ भी y0 क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखिए एस स्क्वायर इंटू वाई एस माइनस एस प्लस एस इंटू वाई एस माइनस 1 प्लस 5 इंटू वाई एस डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0। अब हम वाई एस वाले को एक साथ लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 5/4 ये आ रहा है और इसके बाद इसको उधर लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा s प्लस 1। ये हमारे पास वाई एस आ गया। तो वाई एस के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ये हमारे पास वाई एस इक्वल्स टू एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 5/4 आएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है वाई एस इक्वल्स टू एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 5/4 ये आ रहा है। ये लैप्लासियन कन्वर्जन है। तो लैप्लास के अंदर वाई एस का रिप्रेजेंटेशन एस प्लस 1, यहाँ पे देख लीजिए एस प्लस 1 अपॉन इसको नीचे ले गए तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 5/4। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई इसका हम फैक्टर निकालते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो हमारे पास ऐसा जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 1, तो 1/4 प्लस 1 इज़ 5/4।
तो हम इसका कन्वर्जन इससे लिख सकते हैं, या इसको और ब्रेक करना हो तो s प्लस 1/2 ऊपर वाले को भी सेम लेके आते हैं, ताकि अगर हम इन्वर्स लैप्लेस निकाल लें तो हमारे पास फॉर्मूले में फिट हो जाए। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं s प्लस 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई s प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको अलग अलग लिख देते हैं। अलग अलग लिखने के बाद हम इसको इन्वर्स लैप्लेस लेंगे, तो वाई एस हमारे पास आ रहा है s प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई s प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 s प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास दो टर्म आई, इसको हमने एक कंसिडर किया और इसको दूसरा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो s प्लस 1 ही आने वाला है, बट फॉर्मूले में कन्वर्जन के लिए हमने इसको जस्ट एक्सपेंड कर दिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है टेकिंग इन्वर्स लैप्लास तो इन्वर्स लैप्लेस लेंगे तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है e रेज़ टू पावर माइनस t/2 टू कॉस t। अब इसका जो आएगा ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि कांस्टेंट है, और इसका आ जाएगा हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस t/2, यहाँ पे आ जाएगा इसका साइन t। तो ये हमारे पास क्या आया वाई टी। अब ये y2 आ गया। अब y2 हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू पाई, यानी t की वैल्यू पाई पे हमें पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, t की जगह हम पाई रख देते हैं, तो y एट t इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस पाई/2, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई इज -1 प्लस 1/2 ई रेज़ टू पावर माइनस पाई/2 साइन पाई हमारे पास क्या होता है 0, तो साइन पाई इज 0। तो ये हमारे पास आ रहा है आंसर ई रेज़ टू पावर माइनस पाई/2 माइनस के अंदर। या हम इसको सॉल्व करते हैं ई रेज़ टू पावर माइनस पाई/2, तो वो जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 0.2078, या इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखें तो 0.21। तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस ए रेज़ पावर माइनस पाई/2, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.21। तो अब तो करेक्ट डेसिमल प्लेसेस ही लिखना है हमें, तो 0.21 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटूर सी गिवन बिलो इज ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन z इक्वल्स टू x प्लस jy, where j equals to under root of -1, the values of integral 1 upon pi j close loop integral dz upon z square minus 1 is, यानी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। ये इंटीग्रल हमारे पास एक क्लोज लूप इंटीग्रल दे रखा है, तो क्लोज लूप इंटीग्रल के लिए हमारे पास डायग्राम दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए ये क्लोज लूप बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, और ये जो लूप है, लूप में देखेंगे ध्यान से तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज लूप है, और ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज लूप है। तो दो लूप दे रखे हैं और हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास इस टाइप से लिखी हुई है, पाई जे इन क्लोज लूप इंटीग्रल को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो इंटीग्रल क्लोज लूप इंटीग्रल का फॉर्मूला है उसका अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्लोज लूप इंटीग्रल हमारे पास अगर फॉर्मूला लिखें, यहाँ पे लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है क्लोज लूप इंटीग्रल का, कि 1 अपॉन, अगर मेरे पास इस टाइप का क्लोज लूप इंटीग्रल हो जिसके अंदर हमारे पास एफ एक्स और जेड माइनस ए कॉन्स्टेंट हो और डी जेड हो, तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं ऐसे। इसका जो एक्सपेंशन होता है वो इस टाइप से होता है 2 पाई जे इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं
तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। बट उसके पहले हम इस क्लोज़ लूप इंटीग्रल को अलग-अलग क्लोज़ लूप में कन्वर्ट करते हैं, पहले एंटी क्लॉकवाइज़ और क्लॉकवाइज़। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 1/πj इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ एक बार क्लोज़ लूप इंटीग्रल C1 के लिए, और इसको मान लेता हूँ C2, इसको C1 और इसको C2 मान लेता हूँ। तो यहाँ C1 के लिए हम लिख देंगे इसी को dz अपॉन, यहाँ पे देखिए z स्क्वायर माइनस 1 है, तो z स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ z माइनस 1 और z प्लस 1। तो यहाँ लिख दिया मैंने z माइनस 1 इंटू z प्लस 1 प्लस दूसरे इंटीग्रल या दूसरे क्लोज लूप C2 के लिए हम वापस वैसे लिख सकते हैं dz अपॉन z माइनस 1 इंटू z प्लस 1। अब यहाँ पे हमें z की वैल्यू यानी निकालनी है, तो z की वैल्यू निकालने के लिए एक बार देखिए -1 पे और एक बार +1 के लिए। तो हम इसको अलग-अलग लिखते हैं क्योंकि जब हमारा क्लॉकवाइज़ होता है तो जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, और जो एंटी क्लॉकवाइज़ होता है तो हम डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए यहाँ पे, तो इस इंटीग्रल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2πj अपॉन πj, और इसके अंदर हम इंटीग्रल फार्मूला भी लगा रहे हैं। तो फॉर C1 इज़ क्लॉकवाइज़, क्लॉकवाइज़ के अंदर हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर हम ले रहे हैं एट z इक्वल्स टू -1, तो z -1 एट z इक्वल्स टू -1, यानी कि हमारे पास जो C1 लूप था, C1 कौन सा है क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन वाला, उसके लिए ये इक्वेशन लिख दी, और दूसरा C2 के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं, ये आ जाएगा 1/z प्लस 1 एट z इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास इस क्लोज लूप का एक्सपेंशन आया है, जो इंटीग्रल की वैल्यू हमने 1/πj क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ dz अपॉन z स्क्वायर माइनस 1, तो इसका एक्सपेंशन आ गया। अब इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखनी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास -1 और 1 पे लूप एनसर्कल्ड है। तो इसको यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए πj और πj कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2, और z इक्वल्स टू -1 रखते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया -1 -1 यानी -2, तो माइनस ऑफ -1 इज़ प्लस 1/2 प्लस यहाँ z इक्वल्स टू अगर 1 रखते हैं तो 1/2, तो ये देखिए 2 इंटू ये अगर हम ऐड करते हैं दोनों को तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। तो इस तरीके से हम इसके अंदर लिख सकते हैं द इंटीग्रल ऑफ द क्लोज लूप इंटीग्रल गिवन इज 2। तो इस वीडियो में इतना ही, ऑलमोस्ट हमने 8 से 9 क्वेश्चंस कवर किए, वो सारे 2018 के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे रिलेटेड हैं हर टॉपिक से, जितने भी हमारे सिलेबस के अंदर गिवन हैं, तो सारे टॉपिक से रिलेटेड एक-एक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।